क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा माउंट मणिरंग किस राज्य में स्थित है? प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? किसकी जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 21 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, यानी कि कल ही 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस हमारे भारत देश में मनाया गया। और अक्षय ऊर्जा दिवस 2021 बोले तो कब मनाया गया? 20 अगस्त को। और यह महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन कवर करने की हम कोशिश करते हैं। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा दिवस क्यों मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा के विकास और अक्षय ऊर्जा को अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु तो प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। और अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? यह भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाने की शुरुआत 2004 में हुई थी। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाने की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? भारतीय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने यह दिवस मनाने की शुरुआत की थी। और अक्षय ऊर्जा के कुछ उदाहरण की बात करें तो जो बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है या जल विद्युत ऊर्जा है, यह सभी ऊर्जा दोस्तों अक्षय ऊर्जा के उदाहरण है, जो अखुट है यानी कि कभी समाप्त न होने वाली यह ऊर्जा, जिसके कारण वायु प्रदूषण भी नहीं फैलता है। तो दोस्तों आपने कहीं साइंस में पढ़ा होगा कि अक्षय ऊर्जा, तो इनके उदाहरण याद रख लो, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के उदाहरण है। और अक्षय ऊर्जा दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक ऊर्जा के अलावा अक्षय ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु तो यह दिवस मनाया जाता है। और अक्षय ऊर्जा दिवस से संबंधित पहला कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? दोस्तों हमारे भारत देश की कैपिटल नई दिल्ली में अक्षय ऊर्जा दिवस से संबंधित पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया था 2004 में। और उस वक्त हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, इमेज में आप देख सकते हैं, जिन्होंने इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और 12,000 स्कूली बच्चों ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक मानव श्रृंखला भी स्वैच्छिक रूप से बनाई थी। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? गलती से इमेज रह गई है, आंसर आपके सामने है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। कौन सा? विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया गया। और 19 अगस्त को यह दोनों महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। कौन कौन से? विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया गया, और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे वो भी मनाया गया है 19 अगस्त को। और अब बात करते हैं 20 अगस्त की। तो 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस भी मनाया गया और राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया गया। लेकिन प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस क्यों मनाया जाता है? वो भी तो एक क्वेश्चन उठना चाहिए। मलेरिया के कारणों और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इमेज के जरिए आप आसानी से याद रख सकते हैं, वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। और विश्व मच्छर दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा दो, क्योंकि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2021 की थीम क्या रखी गई है?
जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। इंग्लिश में बोले तो रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ओके, और यहां इमेज के जरिए आप थीम पढ़ सकते हैं। 2021 के विश्व मच्छर दिवस की थीम क्या रखी गई है? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। क्लियर, वेरी नाइस। और विभिन्न बीमारियों के लिए वेक्टर के रूप में कौन कार्य करते हैं? विभिन्न बीमारियों के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं अलग अलग मच्छर। ऐसा माना जाता है कि मच्छर की तकरीबन 3500 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती है। एडिस मच्छर चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, लिम्फेटिक फिलेरियोसिस, रिफ्ट वैली बुखार, पीला बुखार और जीका का कारण बनते हैं ये एडिस मच्छर। और एनोफिलीज मच्छर की बात करें तो मलेरिया, लिम्फेटिक फिलेरियोसिस जो अफ्रीका में पाई जाने वाली एक बीमारी है, इनके कारण बनते हैं यह एनोफिलीज मच्छर। और आपने याद रख लिया कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, तो हमें याद रख लेना है 25 अप्रैल। और यह महत्वपूर्ण दिवस के इतिहास की बात करें तो यह दिन 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रोस द्वारा की गई खोज को भी याद करता है कि मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया फैलाती है। क्या? जो मादा मच्छर है वो मनुष्यों के बीच मलेरिया फैलाती है। और 1902 में रोस ने चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति बन गए थे सर रोनाल्ड रोस, जिन्होंने यह महत्वपूर्ण खोज की थी। तीसरा क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ बेंगलुरु मेट्रो के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत देश की सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बेंगलुरु मेट्रो के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और कितने किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइनों के निर्माण के साथ बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा? तकरीबन 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा यह ऋण के द्वारा। और बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में कौन शामिल है? तो भारत की तरफ से हस्ताक्षर किया है रजत कुमार मिश्रा ने। रजत कुमार मिश्रा कौन है? आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से दोस्तों हस्ताक्षर किया है ताकेओ कोनिशी ने। यह कौन है? यह एशियन डेवलपमेंट बैंक के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर है ताकेओ कोनिशी। ओके, और यह परियोजना से बेंगलुरु शहर को क्या फायदा होगा? इस परियोजना के पूर्ण होने से शहर के क्षेत्र में यातायात को कम करने और हवाई अड्डों पर निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद मिलेगी बेंगलुरु शहर को। चौथा क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने विभिन्न स्तरों पर बातचीत को कारगर बनाने के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेनाओं ने विभिन्न स्तरों पर बातचीत को कारगर बनाने के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज पर सिग्नेचर किए हैं। लेकिन यह दस्तावेज का नाम क्या रखा गया है, वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस दस्तावेज का नाम क्या है? जॉइंट गाइडेंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया इंडिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप, इस टाइटल से यह दस्तावेज जारी किया गया है। और इस दस्तावेज के माध्यम से दोनों देशों को क्या फायदा होगा? दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। यहां इमेज में पढ़ सकते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन डॉक्यूमेंट टू बूस्ट नेवल टाइज। ओके, और यह जॉइंट गाइडेंस दस्तावेज दोनों देशों की नौसेनाओं के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने हेतु दिशा निर्देश दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के लिए साझा दृष्टिकोण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया तथा भारत 4 देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मुक्त, स्वतंत्र और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। हम सबको पता है जो भारत प्रशांत क्षेत्र है या तो दक्षिण चीन सागर है, इसमें चीन का अतिक्रमण बढ़ रहा है, इसीलिए यह नेवल एक्सरसाइज या तो नेवल समझौता खास इंपॉर्टेंट है। ओके, 5वां क्वेश्चन, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, क्या
डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें संस्करण को किसने लॉन्च किया? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें संस्करण को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में जो शब्द का यूज किया गया है इनको पकड़ के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि यहां शब्द है डिफेंस, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। तो दोस्तों इसी तरह का लॉजिक भी लगा सकते हैं आप, तो शायद आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज शॉर्ट में कहे तो DISC के 5वें संस्करण को डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत लॉन्च किया गया था और यह चुनौती आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगी। और DISC चुनौती मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में शुरू की गई थी और DISC के तहत 35 समस्या बयानों 35 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लॉन्च किया गया, जिसमें 13 सेवाओं और 22 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों शामिल थे। छठा क्वेश्चन, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दोस्तों हमारे एक प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यह सद्भावना दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजीव गांधी। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है सद्भावना दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राजीव गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में। भारत हर साल सद्भावना दिवस कब मनाता है? 20 अगस्त को भारत प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस मनाता है और इस साल 20 अगस्त 2021 को हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और वो हमारे भारत देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजीव गांधी की मृत्यु के 1 साल बाद यानी कि 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की भी स्थापना की थी और राजीव गांधी 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। तो यह दोनों फैक्ट याद रख लो कि 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की गई और भारत देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और राजीव गांधी के बारे में आगे बताऊं तो राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने और 1984 से 1989 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की और शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए वह 1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए और उन्होंने जवाहर नवोदय प्रणाली की भी स्थापना की, जहां उन्होंने कक्षा 6 से 12 तक के ग्रामीण वर्गों को मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान किए। तो यहां हमारे प्रधानमंत्री के शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए, वो हमें याद रख लेने हैं। एक तो दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब? 1986 में, जो कि 2020 में हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आ गई है। लेकिन इनसे पहले जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो थी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ही जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की थी और वो बहुत ही अच्छे विद्यालय है। 7वां क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं NK सिंह। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है NK सिंह। NK सिंह ने किसका स्थान लिया है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया है NK सिंह ने। NK सिंह कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कौन? NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है और NK सिंह ने किसका स्थान लिया? जो 1992 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष थे। दोस्तों 1992 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनका स्थान लिया है NK सिंह ने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण इस पद से इस्तीफा दे दिया है। और यहां हम NK सिंह की बात करें, NK सिंह का पूरा नाम है नंद किशोर सिंह और वह एक अर्थशास्त्री, भारतीय राजनीतिज्ञ
और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी है। इमेज में आप देख सकते हैं। और वे योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं और उन्हें 2017 में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 8वां क्वेश्चन, इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी तकरीबन 9.4% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9.4%। इससे पहले इंडिया रेटिंग्स ने 9.1% से 9.6% के बीच दर का अनुमान लगाया था। पहली तिमाही में यह 15.3% भारत की जीडीपी विकास दर रहेगी। इसी तरह का अनुमान इंडिया रेटिंग्स ने लगाया। दूसरी तिमाही में 8.3% और वर्ष की शेष 2 तिमाहियों में प्रत्येक में 7.8% भारत की जीडीपी विकास दर रहेगी। इसी तरह का अनुमान इंडिया रेटिंग्स ने लगाया था। और एजेंसी का अनुमान बताता है कि चालू वित्त वर्ष में मार्च तक 88% से अधिक वयस्क आबादी को पूरी तरह से टीका लगाने के साथ साथ बाकी को एकल खुराक देने के लिए 52 लाख दैनिक खुराक अब से प्रशासित करनी होगी। 9वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा माउंट मणिरंग किस राज्य में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं। सुर्खियों में रहा यह माउंट मणिरंग किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। लेकिन यह माउंट मणिरंग करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, एक ऑल वुमन ट्राइज सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम ने 15 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश में माउंट मणिरंग, जिसकी ऊंचाई है 21,625 फीट, तो यह माउंट मणिरंग को सफलतापूर्वक फतह किया और स्वतंत्रता के 75 साल के प्रतीक आजादी का अमृत महोत्सव के लिए स्मारक गतिविधियों के एक भाग के रूप में राष्ट्र ध्वज भी फहराया। और 15 सदस्यीय अभियान दल को भारतीय वायुसेना द्वारा 1 अगस्त 2021 को वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। और टीम का नेतृत्व किसने किया? टीम का नेतृत्व भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर भावना मेहरा ने किया, जो इमेज में आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, उभरते सितारे फंड किसने लॉन्च किया? हाल ही में उभरते सितारे फंड हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 21 अगस्त 2021 को यानी कि आज ही एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड लॉन्च करने वाली है, यानी कि लॉन्च कर दिया है। और इसे निर्यात उन्मुख फर्मों यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्मों और स्टार्टअप के लिए लॉन्च किया जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? आज की सहायता बनाएगी कल के निर्यात चैंपियन। और उभरते सितारे का शुभारंभ किया है दोस्तों हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और एक्सिम बैंक और सीडबी द्वारा संयुक्त रूप से उभरते सितारे फंड की स्थापना की गई है। तो यह भी याद रख लो, उभरते सितारे फंड की स्थापना किसने की है? एक्सिम बैंक और सीडबी ने। तो एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म। और सीडबी का पूरा स्वरूप क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सीडबी का पूर्ण स्वरूप है। और इसे कहां से लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों हमारी वित्त मंत्री ने लखनऊ से इसे लॉन्च किया है। वित्त मंत्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव पर इंडिया एक्सिम बैंक के अध्ययन को भी लॉन्च करेगी। 11वां क्वेश्चन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहां हुआ था? हमारे भारत देश के राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश की कैपिटल बोले तो जिलों की नगरी भोपाल में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भोपाल। और हमने शंकर दयाल शर्मा को याद क्यों किया? तो देखो 19 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति। एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, वकील और राजनीतिज्ञ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में हुआ था। और हाल ही में जन्म जयंती मनाई गई, इसीलिए हमने पूर्व राष्ट्रपति को याद किया है। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने
वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया है। यह भी याद रख लो, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 9वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया है और उन्हें वर्ष 1984 में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था और 26 दिसंबर 1999 को नई दिल्ली में 81 वर्ष की उम्र में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का निधन हो गया। 12वां क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन के मामले में भारत ने किसके साथ समझौता किया है? आपदा प्रबंधन के मामले में भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है और इस समझौता ज्ञापन के तहत एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिससे भारत और बांग्लादेश एक दूसरे की आपदा प्रबंधन व्यवस्था से लाभान्वित हो सकेंगे और इस समझौते में भारत की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA और बांग्लादेश की ओर से आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय शामिल है। यहाँ एक टर्म आया NDMA, इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA का पूर्ण स्वरूप है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, 105वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध निम्न में से किससे है? 105वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उल्लिखित करने से है और हाल ही में दोस्तों हमारी केंद्र सरकार ने यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का अधिकार राज्य सरकार को भी दे दिया है। तो देखो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है और यह अधिनियम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उल्लिखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है और हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने 11 अगस्त को 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था, लेकिन लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा था कि फिर से संख्या अंकित करने के बाद यह विधेयक 105वां संविधान संशोधक विधेयक माना जाएगा। कौन सा? 105वां संविधान संशोधक विधेयक माना जाएगा, जिसको हाल ही में राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? अफगानिस्तान में भारत देश के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन, वो हाल ही में वापस लौट आए हैं भारत देश। क्यों लौट आए हैं वो आप सबको पता है। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है अंकुर वालंद। उन्होंने लिखा है कि भारत के अफगानिस्तान में राजदूत है रुद्रेंद्र टंडन। और कल मैंने आपको करंट अफेयर में बीच में क्वेश्चन पूछा था, हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। तो पता चलता है कि अंकुर वालंद ने बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर पढ़ा है, साथ साथ वीडियो भी देखा है। वेरी नाइस। ड्रीम वर्दी नामक हमारे फ्रेंड ने लिखा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। और संजय कुमार, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। तो महेश मोहनिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। रेखा भरवाड़ और वीरभद्र परमार, दोनों ने रुद्रेंद्र टंडन का सही जिक्र किया है। भारत की हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। तो वीरेंद्र परमार, आपका आंसर बिल्कुल सही। म्यू जोशी, समीर कुमार एसके लंबे समय के बाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। थैंक यू सो मच। और वाघेला वीरभद्र सिंह, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, रुद्रेंद्र टंडन। ओके, और अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, आरोग्य धारा 2.0 कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है? क्या आरोग्य धारा 2.0 कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।